कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके गलत हुए इस साल के एग्जाम में, तो वो कौन कौन सी मिस्टेक थी जो जनरली आप एक तरीके से बताएंगे आगे वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए? आप एक क्वेश्चन को टाइम दो, 1 मिनट बहुत सफिशिएंट होता है, कुछ क्वेश्चन तो सेकंड में ही बन जाते हैं अगर आपको आते हैं तो। जेनेटिक्स के लिए आपको बीडी सिंह और बीके प्रसाद की जो ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स है वो बना लेनी चाहिए। हर चीज पढ़ने के लिए नहीं है, जो चीज पढ़ने की है वही पढ़ो। पहले तो हमें उनसे वो दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल आपको ऐसा डाल रहे हैं कि आपका हो नहीं पाएगा, वो अभी ऐसा स्कोर कर रहे हो। ने जो बेसिकली अगर देखें तो सोशल मीडिया का यूज किया है या बंद कर दिया? किया था पूरी तरीके से। कुछ जैसे AFLP का क्वेश्चन था, AFLP 2 बार रिपीट थी और मैंने 3 बार उसको चेक कर लिया, मुझे AFLP RFLP दिखी। मैक्सिमम अटेम्प्ट करो लेकिन उतना ही मत करो कि आप बिल्कुल ही स्कोर के पीछे हो। सर पैथोलॉजी के लिए मेरे अनुसार बहुत लोग सोचते होंगे एससी दुबे अच्छी है, मतलब मुझे सही नहीं लगती थी पढ़ने में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज हमारे IRI टॉपर जो सीरीज है उसमें हमारे साथ हैं प्रियांशु, जो इस साल के JRF प्लांट साइंस में टॉप स्कोरर में से वन ऑफ दी हैं आपके। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से इन्होंने अपनी JRF की तैयारी की प्लांट साइंस में, कैसे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट को अप्रोच किया और किस तरीके से इतने अच्छे मार्क्स इस साल ये लेके आए हैं। तो चलिए हम मिलते हैं प्रियांशु से। तो फर्स्ट प्रियांशु अपने आप को तरीके से इंट्रोड्यूस कीजिए कि। सर मेरा नाम प्रियांशु है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन श्री करण नरेंद्र कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेट से की है। इस साल मैंने प्लांट साइंसेस ग्रुप में 2025 ICAR PG एग्जामिनेशन में 381 मार्क्स स्कोर किया है। मैंने स्कोर कार्ड जो अभी रिलीज हुई है उसके अनुसार, और मैं अभी रैंक कार्ड का वेट कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है जनरली कि जब वो अपने UG के टाइम पे होते हैं, BSc एग्रीकल्चर के टाइम पे, तो उनका रहता है कि आगे चल के जॉब की तरफ जाएं या एक तरीके से प्लांट साइंस की तैयारी करके हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। तो आपको बेसिकली किस चीज़ ने ऐसा ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप इस तरफ जाना चाहते हैं JRF प्लांट साइंस करके एक तरीके से? सबसे पहले तो एक तो मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने नीट की तैयारी की है, तो एक वो रहता है कि बायोलॉजी वालों को या तो सॉइल प्रेफर वो करते हैं या तो इधर प्लांट साइंसेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स मैक्सिमम क्लियर रहते हैं जेनेटिक्स के, फिर थोड़ा एज और देना पड़ता है तो हो जाता है। तो सर मैंने तो पहले सॉइल से तैयारी करने की शुरू की थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स चला, पैथोलॉजी का कोर्स चला, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में, फिर मेरा एक लगा कि ये सब्जेक्ट भी इसके बारे में जानते हैं कि इससे कैसे दे सकते हैं। ये पता नहीं था कि प्लांट साइंसेस एक ग्रुप है, ऐसा लगता था कि जेनेटिक्स का अलग पेपर लगता है, पैथो का अलग लगता है। फिर इसके बाद में जानने के बाद मैं टीचर से, अपने जो एडवाइजर हैं उनसे बात करने के बाद, जो टीचर्स से डिपार्टमेंट में, तो ये पता चला कि ये एक कॉमन ग्रुप है जिससे कि आप MSc के प्लांट साइंसेस ग्रुप में जाके क्लियर करते हो एग्जाम, और फिर आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स में एडमिशन मिलती है। तो सर ऐसा रहा मतलब। एंड इसके बाद अगर बहुत सारे जो स्टूडेंट होता है उनका ये भी दिक्कत देखने को मिलती है कि हम तैयारी कब से स्टार्ट करें। तो एक जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी 3rd ईयर में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 2nd ईयर में, और बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट 4th ईयर में अभी उनका पहला सेमेस्टर चल रहा है। तो तीनों को बेसिकली रहता है कि मैं स्टार्ट कब करूं। जो बेसिकली सबसे पहले आप बताना कि आपने कब स्टार्ट किया। सर जैसे हम 1st और 2nd ईयर में ऐसा लेते हैं कि हम एक बार सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को जो है मैक्सिमम कवर हो जाते हैं उस समय तक। तो ऐसा रहता है कि 2nd ईयर तक हम जितने सब्जेक्ट है उसको एक बार पढ़ ले, सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े, क्योंकि फिर बाद में लोड नहीं रहता, चूज करने में भी लोड नहीं रहता, और आपको ऐसा लगता है, सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि हमने पढ़ा है, मतलब ऐसे। तो मैंने ऐसे 2nd ईयर के 2nd सेमेस्टर तक ये हो गया था कि प्लांट साइंसेस से ही करना है। 2nd ईयर के 1st 2nd सेमेस्टर में ये हो गया था कि प्लांट साइंसेस से करना है, और फिर 2nd ईयर 3rd ईयर में मेरा ये था कि मुझे कवर कर लेना है एक बार सिलेबस, कम से कम एक बार तो सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो 4th ईयर में रेडी प्रोग्राम चलती है, और उसके बाद एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है कि अपना होगा कि नहीं होगा, अपना टाइम मिलेगा कि नहीं होगा वैसा, क्योंकि सर हर कॉलेज का अलग अलग है करिकुलम, मतलब वो कैसे इन्वॉल्व करता है। अभी का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है, किसी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करके रखते हैं, कहीं पे इतना ज्यादा टाइम हमें देखने को नहीं मिल पाता है। फिर भी हम बहुत फॉर्चुनेट थे सर, हमारे जो डीन और हमारे जो रेडी के इंचार्ज थे उन्होंने बहुत टाइम दिया था, मतलब एक हमारा टाइम रहता था जो अलॉट किया था उन्होंने, इसलिए कि आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, और आपको फिर अटेंडेंस भी लगती थी हमारी शाम को 5 बजे और सुबह 10 बजे, मतलब आपको लाइब्रेरी में बैठना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है अपने को। तो ये एक अच्छा रहा सर, लास्ट के 6 मंथ हमें बहुत अच्छे से पढ़ने का मौका दिया गया था, तो इसलिए सर भाई। इसके बाद जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में आ चुके हैं और वो अब चाह रहे हैं कि अभी हम स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी तो पूरा आपका 10 महीने के करीब आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम आपका बचा हुआ है, तो उनको किस तरीके से मतलब अप्रोच करना चाहिए, क्या वो कर सकते हैं इतने कम टाइम में जनरली आपका?
सर हमारे बैच वालों ने किया भी है, एग्जांपल्स भी है हमारे बैच में जिन्होंने 350 प्लस पे प्लांट साइंसेज में स्कोर किए हैं, हाँ। 350 प्लस सॉइल में भी है हमारे, जो उन्होंने 4th ईयर में शुरू की थी सर तैयारी। सर मेन ये रहता है कि अब 4th ईयर में आके अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इधर ये सब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट में, मतलब ऐसा अगर अभी भी आप कंफ्यूजन में हो तो फिर तो ये आपका डिलेमा और आप ऐसे तो गलत बात है ये। तो आपको 4th ईयर में ये क्लियर हो जाना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट से तैयारी करनी है। तो अब 4th ईयर आते ही आपको बुक्स पहले चूज कर लेना है कि ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इसी को फॉलो करूंगा मैं लास्ट तक, जो मेरे मेंटर्स ने बताया या टीचर्स ने बताया। क्योंकि सर बहुत लोग होते हैं कि कभी एस.सी. दुबे पढ़ लिया, कभी आर.पी. सिंह, कभी आर.एस. सिंह, जिसमें कुछ मिला। तो सर एक बुक को मल्टीपल रिविजन देना ज्यादा सही है, मल्टीपल बुक्स को ज्यादा रिविजन देने से। तो ये सर एक अच्छा रहता है। एंड इसके बाद अगर देखें कि आपने बेसिकली जो रिसोर्सेज आपने फॉलो किए, यस सर। तो वो किस तरीके से आपने ढूंढे कि मुझे ये बुक करना है? क्योंकि जब जेनेटिक्स के भी हम बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ते हैं तो आपके पास जेनेटिक्स बीडी सिंह मिल जाती है, फिर आपके पास फुंदन सिंह है, फिर आपके पास जेनेटिक्स मेड इजी है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास। तो किस तरीके से आपने रिसोर्सेज को चॉइस किया कि ये वाला ही मुझे कंटेंट पढ़ना है, यही वाली जो बुक्स हैं जनरली मुझे फॉलो करनी है? सर पहले तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं यूट्यूब पे वो सर्च करता हूँ कि कुछ वीडियो सर्च करता हूँ टॉपर्स के, जो पहले टॉपर्स रह चुके हैं वो क्या बोलते हैं। तो सर मैंने आपका पॉडकास्ट भी देखा था, ARS साइंटिस्ट का आपका पॉडकास्ट था दोनों का साथ में। तो मैंने बुक लिस्ट तो मैंने लिख ली थी कि ये बुक है। उसके बाद मैंने फिर जैसे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गई तो उसके लिए बीडी सिंह है, फुंदन सिंह की बुक है। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के लिए भी बीडी सिंह की बुक, मतलब कि वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो आपको पढ़नी होती है। फुंदन सिंह से काम नहीं चलता, आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होता उतना। लेकिन सर मैं फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के लिए तो बीडी सिंह बिल्कुल अश्योर था। मैंने 3rd ईयर में 1 बार तो उसको कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद मेरा ये था कि अब एक काम करते हैं, फुंदन सिंह को एक बार पढ़ लेते हो कि इतना तो सफाई कर ही देगा ऐसा। प्लांट ब्रीडिंग के लिए सर पहले तो मैंने शुरू की थी वो प्लांट ब्रीडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने की बीडी सिंह से, लेकिन मुझे ज्यादा लगा वो सफाइस कर दे रहा था फुंदन सिंह, मतलब इतना जो क्वेश्चंस आ रहे थे। सीड टेक्नोलॉजी सर अभी हम इस साल का ट्रेंड देखें तो माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, जो लोग ये सोचते हैं कि ये माइनर सब्जेक्ट्स है, इसमें कम क्वेश्चंस आएंगे, तो सर 18 क्वेश्चंस इस बार सीड के आए थे और अच्छे क्वेश्चंस आए थे सर जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के कंपैरेटिव। तो सर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने तो पीके अग्रवाल की जो बुक आती है वो ली थी। और फिर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने सेक्शंस बिल्कुल अपने वो हो गया था मैं कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी तौरवन कपूर से ये पोर्शन से कवर करना है, जैसे माइक्रोस्कोप, हिस्ट्री, उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सर इसका ट्रेंड बहुत रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा पोर्शन यहाँ से पूछा जाता है सर। और ये था एक तो वो अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPRs जो पोर्शन होता है, तो सर मैंने देखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उसमें रिपीट ही होते हैं मैक्सिमम। तो क्या आप डेट ही पूछते हैं, वो आप क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज कर दो ये। तो इस बार भी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे सर उससे। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात आती है सर, तो मैंने बीडी सिंह से ही कवर की थी, फुंदन सिंह से बाद में उसको लास्ट में जो पीछे का पोर्शन था, क्योंकि ये सर मॉलिक्यूलर से ऐसा था कि पिछले साल क्वेश्चंस देखा था तो उसमें ऊपर ज्यादा नहीं था, आपको बस क्लासिफिकेशन याद रखना है और ये क्या है इसके बारे में नॉलेज रखना है। इस बार भी आप देखोगे मैच द फॉलोइंग और वो भी ऐसा ही था। तो मॉलिक्यूलर के लिए मैं फुंदन सिंह को ज्यादा प्रेफर किया था सर लास्ट के उसके जो। और बात रही क्रॉप फिजियोलॉजी के लिए, तो क्रॉप फिजियोलॉजी अभी बिल्कुल 2 साल से तो एक भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्रॉप बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो कि क्रॉप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन के लिए, तो मैंने उसका एलन का मॉड्यूल से पढ़ा था सर। तो जनरली अगर हम देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट एक तरीके से जो मेजर है जिनको बहुत अच्छे से टारगेट करना चाहिए? JRF प्लांट साइंस अगर कोई तैयारी कर रहा है आपका, तो मतलब ये सब्जेक्ट आपका लीडिंग होना चाहिए कि अगर इन सब्जेक्ट में थोड़ी भी आपको दिक्कत हुई तो आपकी रैंक थोड़ा बहुत पीछे चल जाते हुए देखने को मिलेगी। तो कौन कौन से वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमारे? सर 3 सब्जेक्ट में तो अपने को बिल्कुल वैसा होना चाहिए एकदम फोकस्ड कि इन 3 सब्जेक्ट को तो हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि सर ये ऐसा नहीं है ना वो नीट के तरह के हम 1 पे 2 पे लगा लेंगे ऐसे। तो सर इसमें प्लांट ब्रीडिंग अगर आपकी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स अगर बिल्कुल क्लियर है तो ब्रीडिंग समझने में ईजी हो जाती है। सर पैथोलॉजी के लिए मेरे अनुसार बहुत लोग सोचते होंगे एस.सी. दुबे अच्छी है, मतलब मुझे सही नहीं लगती थी पढ़ने में, मुझे बहुत ऐसा लगता था, एक तो कंफ्यूजन आता था और मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। तो किसी ने मुझे एलाइस की पीडीएफ बताई थी, मेरे प्रोफेसर ने एलाइस की पीडीएफ पढ़ी थी मैंने, और लास्ट में आर.पी. सिंह से कुछ पोर्शंस कवर किए थे, जैसे वो डिजीजेस वाले पोर्शन जो है वो मैंने आर.पी. सिंह से कवर किए थे, और एलाइस की 2 बार 3 बार पीडीएफ पढ़ ली थी। ये था सर, और मेजर और फिर यही 3 मेजर सब्जेक्ट्स है, और बाकी माइनर को अभी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप देख रहे हो ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेजर जो रहते हैं वो आपको 350 नंबर लाने तक
एक तरीके से डिसाइड कर Yes, देंगे sir. कि 350 नंबर आएंगे या नहीं आएंगे आपके। Yes, sir. उसके ऊपर जो 40-50 नंबर है, वो जो रैंक आपकी आएगी फाइनली, वो एक तरीके से माइनर सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं जनरली हमारा। और इसमें अगर देखें तो जैसे अभी जस्ट आपने बताया कि एससी दुबे की जो बुक है, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहली बार पैथोलॉजी जब पढ़ते हैं तो एससी दुबे पे चले जाते हैं। वो एक तरीके से बहुत स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक तो वहाँ पे क्या होता है, चीजें छोड़ छोड़ के दिए हैं। आज आप 5वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं, फिर उसमें डायरेक्ट 12वीं क्लास का कंटेंट स्टार्ट कर दिया है, तो उसके कारण थोड़ा सा वहाँ पे हमें इश्यू आता है उसके साथ। तो जो बेसिक बुक है उससे ज़्यादा फायदा मिल जाता है जनरली। एंड इसके बाद अगर हम देखें कि पर्टिकुलर जैसे जब आपने एग्जाम अटेंड किया अपना, तो उसमें क्या स्ट्रेटजीज आपने फॉलो की कि मुझे इस तरीके से पूरे एग्जाम को अटेंड करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं? फिर मैं तो सोच के गया था, मतलब ऐसे जब मैंने सीयूटी का भी एग्जाम लिखा था, अभी मुझे उस पर भी एचयूपी अलॉट हुई थी उससे ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, तो मैंने सीयूटी में ये बना लिया था कि पहले जितने क्वेश्चंस आएंगे, जब मुझे रफ शीट मिलेगी तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर डाल लूंगा पूरा 1 से 120 तक, जैसे प्लांट साइंस में, तो मैंने पहले वो कर लिया। उसके बाद मैं, सर ये मेरी ही रहती थी स्ट्रेटेजी, फिर मैं जैसे क्वेश्चंस पढ़ता था जो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो सही होगा, तो उसमें मैं टिक लगा लेता था उसी समय कि 1 का टिक है, और ऐसे करते करते अब जिसमें डाउट रहता था तो उसमें डॉट लगा के छोड़ देता था कि बाद में इसको देख लेंगे ये क्वेश्चन नंबर पे आके ऐसे। तो सर ये ऐसे रहता था कि अप्रोच करने के लिए एग्जाम में। अब सर ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ही पढ़ के जा रहे हो और सब कुछ ही आगे पेपर में, कुछ आपको गेस वर्क भी लगाना पड़ता है सर, ये है नॉर्मल है वो तो। अब आपको जैसे इस बार आया था क्वेश्चन कि क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है 2022-23-24 के उसको देखते हुए, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन एरिया को देखते हुए कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा लीडिंग में था, कौन सा ये। तो मतलब आप देखो सर, सेमेस्टर में जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी क्लास में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो आप कहीं ना कहीं काम आ जाती है। हाँ, तो टीचर ने कहा था कि सनफ्लावर जो है ना, वो हमारे देश में बहुत कम होता है, बहुत कम एरिया में होता है। तो मेरी एक ही बात खटकी थी उस समय कि सनफ्लावर है, इसको ढूंढना है ऑप्शन में। तो मैंने देखा एक ही ऑप्शन में सनफ्लावर दिखा, फिर वो जब कुछ देखा तो 2 ऑप्शन उल्टे रहे, जैसे CABD इधर लिखा था, DACB इधर लिखा था, तो मैं समझ गया कि यही होना चाहिए। वैसे एक होना चाहिए। सर एक स्मार्ट गेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि अटेम्प्ट कितना करें, तो सर मैं बोलता हूँ मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी, अब मैंने भी सुना है जो भी अभी टॉप स्कोर्स में है, उन्होंने बोला कि हमने 118-119 अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि नेगेटिव भी जा रहा है, तो एक हम 360 को तो प्लस कर जा रहा है ना, आराम से। तो सर एक वो रहता है, और आपको अटेम्प्ट ज्यादा लेना चाहिए। अगर हाँ ऐसा है कि अगर 3 क्वेश्चंस में आपको 3 ऑप्शंस में डाउट है और एक ऑप्शन क्लियर है, तो ऐसे में आपको चांस नहीं लेना चाहिए। 2-3 आपके देखे हुए हैं तो आप उस समय लगा सकते हो, मतलब एक गेस वर्क लगा सकते हो सही से। एंड इसके बाद अगर हम देखें कि जैसे जब JRF की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होता है अलग अलग तरीके से, कि कॉलेज का भी काम करना है, कॉलेज के मॉक वो चल रहे हैं, आपके मिड टर्म चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एक टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है। स्टूडेंट बोलते हैं कि हम सुबह जाते हैं 9 बजे, फिर हम शाम को 5:30 बजे आते हैं, तब तक पूरी तरीके से थक जाते हैं। तो आपको कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए, और आपने किस तरीके से पूरा टाइम मैनेज किया पढ़ते टाइम? फिर जैसे क्लास में जो पढ़ाते थे वो तो मैं एकदम रेगुलर पढ़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं शुरू से ऐसे सोचता था कि सेमेस्टर्स में अच्छा कर लो, उससे पोर्शन कवर हो जाएगा, लास्ट में आपको बर्डन नहीं रहेगा। इतना तो था कि उस समय से ऐसा क्लियर था। फिर से अगर टाइम की बात रही, तो आपको ऐसा नहीं है, आप 5 बजे अगर कॉलेज से छुटते भी हो तो 1-2 घंटा आप वो ले लो, रेस्ट ले लो, खाना वाना खा लो, फिर 8 बजे से तो आपके पास एम्पल टाइम है, रात में पढ़ लो बैठ के। 5-6 घंटा फिर भी पढ़ना है आपको शुरू में, अगर आप शुरू कर रहे हो तैयारी को, तो 5-6 घंटा बिल्कुल मैक्सिमम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपके सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है ऐसा। और सर अब बात रही कॉलेजेस में, तो हम सभी जानते हैं कि इतना भी कुछ ऐसा नहीं रहता कि सारे पीरियड में ही इंपॉर्टेंट ऐसे लेक्चर्स हो रहे हैं, सभी टीचर्स आ रहे हैं, तो आप उस समय ही पढ़ लिया करो जो बुक आप लेके जा रहे हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस सब्जेक्ट से करना है, बाद में आप इधर भटकोगे नहीं, तो आप एक बुक रखा करो जो आपको हर दिन बीच में पढ़ लिया ये टॉपिक ऐसे करके, तो सर ये हो जाता है। बाकी लाइब्रेरी में भी समय देना चाहिए 4th ईयर, क्योंकि सर टाइम मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि बीच में जितना जितना टाइम मिल रहा है आपको, अगर आधे घंटे का टाइम मिला और उसमें आपने अगर 3 से 4 पेज ही पढ़ लिए, तो हो सकता है कि वो 4 पेज में से 2 क्वेश्चन आ जाए, 1 क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन में ही सारा कंप्लीट हो। नहीं सर, जैसे किसी कुछ का मिथ भी रहता है, जैसे वो मॉक टेस्ट लगाते हैं, हाँ। तो सर मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कि हम देख लेते हैं कि ये हमसे ऊपर है, हमारे से 10-20 ऊपर है। मेरे साथ भी होता था सर, मैं भी कभी 25th पोजीशन पे भी रहा हूँ, 24th 23rd ऐसे करके, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये लोग को कितना आता है, मेरे इतने नेगेटिव हो रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं सोचना है, उस समय डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको नहीं पता फाइनल डे आपके साथ क्या होगा और उनके साथ क्या होगा, तो ये मिथ में ना रहे और डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि मैंने देखा है जो टॉप स्कोरर्स है वो भी पीछे थे अभी, मतलब जब उनका रिजल्ट फाइनल स्कोर आया तो सर कोई बात नहीं, आपको अगर गलतियां हो रही हैं तो आप उस गलतियों को लिख लो कॉपी में। मैं लिखता रहा सर, वो एक
क्रिस्प नोट्स टाइप का बनाता था, उसमें लिख लेता था। तो ये डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, होता है साइकोलॉजी। एंड जब हम जेआरएफ की बात करते हैं तो सबसे एक तरीके से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो एक तरीके से नींव रखने का आपका काम करता है तो वो है आपका जेनेटिक्स सब्जेक्ट। और जेनेटिक्स के लिए हम जो बुक फॉलो करते हैं जनरली बीडीसी, एक तरीके से स्टैंडर्ड बुक है, आपको वो पढ़नी रहती है, कंपलसरी एक तरीके से हम मान के चल सकते हैं। तो आपने जेनेटिक्स की बुक कैसे पढ़ी जनरली? तो शुरू में तो ऐसा बीडीसी को शुरू करते समय बोरिंग लगता है थोड़ी देर के बाद, बहुत लिखा हुआ है, इतना तो हमने मतलब ऐसा है ना कि नीट में इतना नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा है। तो सर मतलब एक बार तो ऐसा था कि कंप्लीट कर लेना है इस बुक को, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि ये बेसिक बुक है, ये क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने एक दो बार तो उसको मतलब पूरी अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, तो मुझे ऐसा लगा मॉलिक्यूलर पार्ट ज्यादा आता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये अगर सही से कर लो तो पीछे वाला अगर बाद में भी टाइम है तो एक बार एक दो बार रिवीजन हो जाएगा, वरना इसको समझ के करना पड़ता है सर। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है, वो गेस वर्क जो भी आप बोल रहे हो, आपको अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इतने हैं तो इतने ही है, उसमें कुछ है उसमें तो सर ऐसे था। और फिर मॉलिक्यूलर ये सब पार्ट इसमें से कवर कर लिया मैंने। लास्ट में जब लास्ट ईयर आई थी 4th ईयर, तब मैंने फुंदन से की बुक लाइब्रेरी से ली थी, परचेज भी नहीं की, लाइब्रेरी से ली और उसको रीडिंग लगाता था केवल, क्योंकि ऐसा था कि एक बार दो बार वो कवर, 3 बार कवर हो चुकी है, ये बार इसको कर लेता है। तो सर ये पोर्शन था। मॉलिक्यूलर के लिए तो सर मैंने फुंदन सिंह ही किया हुआ। सही है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक बार जेनेटिक्स की बीडी सिंह बुक फॉलो कर लेते हैं या उसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको फुंदन सिंह, अगर बीडी सिंह आपकी 2 महीने में कंप्लीट हुई तो फुंदन सिंह 15 दिन या 20 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ पे इतने आराम से हमें कंसेप्ट समझ आते हैं, हमको लगता है कि पूरी तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं। एक और दिक्कत जनरली स्टूडेंट को देखने को मिलती है कि हमारी जेनेटिक्स की जो बुक है उसमें 40-45 यूनिट जनरली देखने को मिल जाती हैं कि उसमें से हमें सारी यूनिट पढ़नी है। कुछ यूनिट जैसे अब डिफरेंशिएशन के बारे में आपका दिया हुआ है कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है ड्रोसोफिला वगैरह में, या कहीं पे बताया गया आपका सेल के अंदर कैसे सेल साइकिल रेगुलेशन होता है। तो बहुत सारी यूनिट ऐसी भी हैं जो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं पर्टिकुलरली। तो आप कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी थी जो आपने नहीं पढ़ी जनरली, जिन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया? सर ऐसा नहीं था, मैंने तो बुक तो पढ़ी थी एक बार, कि ऐसा था मेरे अंदर कि कुछ छूट ना रहे, मतलब लास्ट में ऐसा ना रहे कि मैंने पढ़ा नहीं था और इसमें से आ गया। तो सर हाँ, ये आप सही बोल रहे हो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अभी इस लेवल के लिए सही नहीं है, बीएससी के लिए वो टीचर से बोलते हैं, ये एमएससी के लिए आगे के लिए सही है। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं सोचना, अगर आप किसी अच्छे आपके गाइड है या मेंटोर है जिससे आप जुड़े हो, किसी कोचिंग से ही जुड़े हो आप, तो आप उनसे पूछ लो कि आप ये टॉपिक्स मुझे कवर करनी है या नहीं करनी है। अब सर अगर ये कहना है ऐसे लिंकेज ही है, लिंकेज का टॉपिक है, तो हम अगर इन डेप्थ जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल, तो सर ऐसा नहीं है, आप 5 साल का ट्रेंड भी देखोगे, इसका मतलब जेआरएफ का देखोगे, उसका एसआरएफ का तो है ही सर, ऑब्वियस वो है। तो इसमें आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हम कैसे निकाल पा रहे हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कैसे निकाल पा रहे हैं हम, ये कोइंसिडेंस, इंटरफेरेंस, ये सब मतलब फॉर्मूला बेस्ड जितने हैं ना सर, वो क्लियर होना चाहिए। बाकी हाँ, आपके मेंटर्स आपको गाइड करते हैं तो आप उसको छोड़ दो ऐसे, मतलब और प्रीवियस ईयर देखो सर, उसमें से आपको पता चलता है ऐसा। तो बेसिकली आपका इस तरीके से आपको जो ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको एक तरीके से ज्यादा ध्यान देना है, मतलब मल्टीपल टाइम्स उनको रीड करना है, जबकि जो हमारे बाकी टॉपिक्स होंगे थोड़ा बहुत उनको हम कम वेटेज दे सकते हैं। जैसे बायोमेट्रिकल का है सर, तो इन डेप्थ नहीं जाना, डी स्क्वायर एनालिसिस क्या है, तो इतना है कि इतना पता होना चाहिए किसने दिया था, क्या फार्मूला है। जो बेसिक उसका चीज है कि एक तरीके से जेआरएफ वाले स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए, इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी करना है एनालिसिस, तो कौन कौन से एनालिसिस कर सकता है और दिया किसने है। बट जब हम एसआरएफ वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस उनमें इन डेप्थ पूछे जाते हैं, तो वो इस तरीके से जेआरएफ वाले स्टूडेंट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि वो एकदम बिल्कुल पूरा इतने सीरियस हो जाते हैं कि ना कोई मोबाइल चलाएंगे, ना पूरी तरीके से सारी चीजों से एकदम हट जाता है एक तरीके से। तो कौन सा पैटर्न सही है कि थोड़ा वो सोशली भी रहो या एक तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो जाओ? नहीं सर, मेरा तो ऐसा था कि मैं तो को करिकुलर एक्टिविटीज भी जो होती थी कॉलेज में उसमें भी लेता था। मेरा ऐसा नहीं था कि एकदम, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, आप सही बोल रहे हो सर, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही एकदम डिसिप्लिन रूप में उठेंगे 5 बजे, उनका एकदम ऐसा है कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो एकदम कंसर्न होकर पूरा पढ़ते हैं वैसा। तो ऐसा भी नहीं बनना, आप अगर चिल होकर पढ़ोगे, अपने दोस्तों से भी बात करोगे, आपको हाँ ये भी नहीं रखना है एक डाउट कि इसको बता दिया तो ये मेरे जान जाएगा ये कॉन्सेप्ट को, तो नहीं, अगर आप बताओगे तो उधर से भी कुछ आएगा आपको समझने के लिए जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप ग्रुप में पढ़ा करो और शेयर करो डाउट्स को, ये और डाउट मतलब लास्ट तक अगर आप ऐसा करते हो कि उसको पता ना चल जाए ऐसा वैसा, साइकोलॉजी होती है सर इस समय ऐसे।
एंड आपने जो बेसिकली अगर देखें तो सोशल मीडिया का यूज किया है या बंद कर दिया था किया था। पूरी तरीके से? यस। तो ये भी नहीं रखना है कि हमें पूरी तरीके से एकदम सोशली इनएक्टिव हो जाना है। आप हर चीज का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्टिकुलरली टाइम बाउंड रखो उसको कि मुझे 10 मिनट चलाना है, 20 मिनट चलाना है। वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको हम देखते रहें, तो वो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा फायदा पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है। एंड बेसिकली आपका जो नंबर है, तो इतने जो आपका स्कोर आ रहा है 381, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके गलत हुए इस साल के एग्जाम में, तो वो कौन कौन सी मिस्टेक थी जो जनरली आप एक तरीके से बताएंगे आगे वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कि आपको ये मिस्टेक एटलीस्ट नहीं करनी है जो मैं लगा के आया हूँ अपनी तरफ से? सर मेरी क्या है, मैंने अभी मुझे वो होता है रिग्रेट पास क्वेश्चन को लेके। हाँ। मुझे ऐसा लगा था 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे वो मेरे क्लिक में ही गलत हो गए थे, मतलब दूसरे राउंड में जब चेकिंग कर रहा था तब गलत हो गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि माउस जो है वो आप सही से एक तो पहले हैंडल करना वो करो। हाँ। उसके बाद हड़बड़ी में क्वेश्चंस, मतलब कुछ जैसे AFLP का क्वेश्चन था, AFLP 2 बार रिपीट थी और मैंने 3 बार उसको चेक कर लिया, मुझे AFLP RFLP दिखी, फिर मैं उसको ऐसे लगा के आ गया। तो एक वो है, तो आप एक क्वेश्चन को टाइम दो, 1 मिनट बहुत सफिशिएंट होता है, कुछ क्वेश्चन तो सेकंड में ही बन जाते हैं अगर आपको आते हैं तो एरर्स इससे घटेंगे। और बाकी अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा क्वेश्चन, आपने सुना ही नहीं कहीं, तो उसको अटेम्प्ट मत करो कि मुझे देखो सही हो जाएंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, लेकिन उतना ही मत करो कि आप बिल्कुल ही स्कोर के पीछे हो जाओ। हाँ। क्योंकि आपको 300 प्लस सर इस सब्जेक्ट में बहुत कंपटीशन है, तो इतना रखना पड़ता है। तो जनरली हमारा ये रहता है कि 110 से कम आपको अटेंड करना है, 110 से 118-19 के बीच तो में। मैंने बात की ऐसे और भी जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अच्छा किया है, मतलब मेरे से भी अच्छे दिन के स्कोर है, उन्होंने बताया कि हमने तो 118, 119 ऐसे भी अटेम्प्ट किए हैं। क्योंकि ऐसा था कि बाद में कम भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मतलब। हाँ, मैंने भी अपने जो टाइम था उसमें पर्टिकुलरली 119 क्वेश्चन अटेंड किए थे। तो आपको अटेंड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको जो रेंज है वो वही 380 से 390, 400 के बीच में नंबर लाना है पर्टिकुलर आपका। एंड एक और इसमें इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है कि जैसे जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका, तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग वेटेज दिया पर्टिकुलर आपका, लेकिन जब हम BSc एग्रीकल्चर करते हैं तो उस टाइम पे आपने उनको किस तरीके से फोकस किया था? सर ये सब्जेक्ट जो पढ़ता था सर, मैंने आपको बताया ना वो सेमेस्टर अप्रोच ही था मेरा। एक तो कि मैंने जैसे अब पैथोलॉजी की फंडामेंटल चली, तो उसमें ऐसा आईसा का करिकुलम भी ऐसा है ना सर, आप सब्जेक्ट्स को देखोगे वो आईसा का करिकुलम में अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर लोगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज है, आप जो सेमेस्टर दे रहे हो। हाँ, सेमेस्टर के एग्जाम में रिटर्न आता है, आप उसको वैसे पढ़ो कि मुझे वहां भी काम आ जाए, थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाए और मल्टीपल चॉइस भी कवर हो जाए। अब जैसे सर पैथोलॉजी के लिए जैसे मैंने बताया नहीं, पैथोलॉजी में तो अगर आप उत्पल कुमार भट्टाचार्य की बुक आती है जो बहुत फेमस हो गई थी 2023 में, जिसमें से एकदम एज इट इज क्वेश्चन उठे थे, 15 क्वेश्चन एज इट इज उठे थे उस साल। तो एक वो बुक बहुत अच्छी लगी सर, मैंने भी उसको मतलब बनाया था, पूरी बुक बनाई थी और सबको बनानी भी चाहिए उत्पल कुमार भट्टाचार्य की बुक पैथोलॉजी के लिए। जेनेटिक्स के लिए आपको BD सिंह और BK प्रसाद की जो ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स है वो बना लेनी चाहिए। वो ब्रीडिंग के लिए अगर आप नहीं भी बना रहे हो, फुंदन सिंह बना के जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बनानी चाहिए BD सिंह और BK प्रसाद। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे तो आप समझो कि कैसे बनेंगे ये वो, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी है, मतलब आपको एक एज देती है आगे। एग्रीकल्चर माइक्रोबायो के लिए सर मैंने तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स तो कोई सॉल्व नहीं की थी, वही SR कांटवाल जनरल एग्रीकल्चर की थी वो बनाई थी और पढ़ा था केवल उसको, बुक को ही बार बार रिवीजन दिया था और प्रीवियस ईयर देखा था। क्रॉप फिजियो के लिए एलन के नोट्स थे, उसके पीछे MCQ भी थी, उसको बना लिया था। हाँ, वहां से कवर हो जाता है मैक्सिमम आपका। एंड इसके बाद अगर देखें कि आपने पर्टिकुलर जब तैयारी कर रहे थे तो आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे, जनरली कितना टाइम डेडिकेट करते थे तैयारी करते टाइम? सर इनिशियल में तो एग्रीकल्चर का कुछ 0 ही आता था केवल, और आइदर से डाइवर्ट कैपेसिटी में याद करके आया था नीट से। तो ऐसा था कि पहले ये पूरा कवर करना है कि क्रॉप्स के बारे में पूरी तरह से जानना है, क्योंकि सर बहुत दिक्कत आती थी, फैमिली भी याद नहीं होते थे ऐसे वैसे। तो सर मेहनत लगती है, जो एक नीट बैकग्राउंड से एक बच्चा आता है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में उसको तैयारी करने में। तो मैंने सेमेस्टर्स में अच्छे से परफॉर्म किया था। अभी मतलब ऐसा था कि मुझे इसमें अगर मैं अच्छे से परफॉर्म कर लूंगा तो मेरा एक वो बेस स्ट्रांग हो जाएगा जनरल का। भी लोग बोलते थे कि जनरल भी आती है एग्जाम्स में, तो बाद में ये ना रहे कि मेरा जनरल कवर नहीं हुआ इसके कारण, किसी एक पे फोकस करने के कारण। तो आप ऐसे करो, जो आपके करिकुलम में है उसको अच्छे से फॉलो करते चलो, आपको जो पढ़ाते हैं क्लास में उसको भी रिवाइज कर लिया करो। तो ऐसे करके कवर हो जाए। तो कितना टाइम आपने दिया होगा पर्टिकुलर डे में? अगर जैसे 24 घंटे आपके, तो कितने घंटे? इनिशियल में तो मैं 6 से 7 भी पढ़ लेता था, 6 से 7 घंटे इनिशियल में तो पढ़ना पड़ता था सर। और आज कॉलेज उसके बाद 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना था। हाँ, हर कंपल्सरी था। यस क्योंकि इस टाइम का बेसिकली ये देखने को मिलता है कि आप जितना ज्यादा टाइम डेडिकेट कर पा रहे हैं तो उतना ज्यादा हमें बेटर रिजल्ट जनरली देखने को मिलता है। एंड इसके बाद अगर हम देखें कि अब आपका इतना अच्छा स्कोर आया है तो जनरली
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आईआरआई आराम से मिल सकता है, आराम से। तो आपके आगे चल के क्या गोल है कि मैं यहाँ तक तो मेरा ठीक परफॉर्मेंस रहा, यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो बना के आया, तो आगे क्या करना चाहते हो बेसिकली आप आगे चल के मास्टर्स में, या किस तरीके से, क्या गोल्स है आपका आगे फ्यूचर के? तो मेरा ऐसा है, मैं एमएससी करके मतलब और यूजीसी नेट और एएसआरबी नेट क्वालिफाई करूँ एक तो, हाँ। और फिर से मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ज्यादा ये है, मतलब किसी कॉलेज में। हाँ, क्योंकि सर मैंने देखा है अपने प्रोफेसर्स को भी, मतलब अच्छा लगता है वो जॉब पढ़ाना दूसरों को। हाँ, सही है। क्योंकि कॉलेज में भी सर जैसे हमारे एग्जाम चल रहे सेमेस्टर में तो बहुत सारे लोग आते थे तो उनको ही पढ़ा देता था, ऐसे तो अच्छा लगता है सर ये। बाकी सिविल में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं वो सोच रहा हूँ वही कि दोनों में से डिसाइड ये कर फिर रहे हैं कि decide किस तरफ जाए, इस तरफ जाता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। और फाइनली आप अपने जो जेआरएफ वाले एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल एग्जाम देंगे, तो उनको क्या बात ऐसे बताना चाहते हैं कि जो उनको जनरली फॉलो करना है एटलीस्ट, कि ये तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल बढ़ रहा है जेआरएफ प्लांट साइंस के, तो ऐसा ना हो कि वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हम कि यार मैं तो नीट का स्टूडेंट हूँ तो मेरा तो हो ही जाएगा। तो क्या क्या ऐसे सजेशंस हैं जो आप पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपनी तरफ से देना चाहते हैं? सर जैसे ये प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का अगर मैं कंसर्न इसी को लेके चलूँ, तो एक तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो आपको शुरू से जब आप मॉक्स दे रहे हो ये सब, तो आपका इतना होना चाहिए कि मेरे 250 से ऊपर मॉक्स में तो आ रहे हैं इनिशियल में जब मैंने शुरू किया है, और लास्ट में आते आते आपके ऐसा हो जाना चाहिए कि 300 प्लस तो हो रहा है मेरा। सर फिर वही होता है एग्जाम में 10 बीसी कम होते हैं, ऐसा होता है। तो आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए। और आपको जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आप ये मत करो कि आपने आंसर कहीं से देख लिया टेस्ट देते समय, फिर वो आपका ही वो नुकसान है उस समय ऐसा। और आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी रखो। वो जो नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ना है, हर चीज पढ़ने के लिए नहीं है, जो चीज पढ़ने की है वही पढ़ो। क्योंकि आपको रिसर्च अभी नहीं करना, आपको एमएससी के बारे में रिसर्च करना है। तो इसलिए आप वो चीज पढ़ो जो आता है पेपर में, वो मत पढ़ो जो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। कुछ लोग करते हैं सर, सारे पेपर बनाने लग जाते हैं जेआरएफ के साथ साथ। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। और बाकी आप जनरल एग्रीकल्चर को भी बहुत ध्यान दो। इस बार आप देखोगे एक्सटेंशन एजुकेशन से 5 क्वेश्चन है, और ऐसे हैं कि आप बुक्स में भी मिल जाएंगे आपको वो स्कीम्स, लेकिन यूनियन बजट के क्वेश्चन है। अब जिसने देखा होगा उसी को आते होंगे। 2022 से इसके वो क्रॉप प्रोडक्शन से क्वेश्चन थे। तो आपको डेटा भी, आपका दिमाग में तो ये होना चाहिए कि हम 3 साल का डेटा पढ़ ले कम से कम, फूड गेन प्रोडक्शन कितना हुआ कंट्री में, ये सब। तो क्रिस्प नोट से तैयार कर लो आप, क्योंकि हर कुछ थ्योरी से नहीं, आपको देखते होगे आप पेपर में भी कुछ ऐसे भी आते हैं, ऐसे प्लांटिंग रेशियोज ही हो गई हाइब्रिड से प्रोडक्शन में। इस साल भी सर सनफ्लावर का जैसे आया। तो ये सब भी आप जैसे कुछ आपके दिमाग में जो भी आते जाए, ये स्पोर्ट्स कौन सी बनाती है, फंजाई वो लिख लिया एक जगह ऐसे करके, वो माइकोटा क्या है, किस एक फंजाई की क्लासिफिकेशन के लिए आप चार्ट बना के रख लो, अलग से चिपका लो अपने रूम में। तो ऐसा है कि आप अपना सोचो कि क्या है, मतलब मुझे किस किस से माइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ ऐसे टॉपिक से, और गलतियां कम करो। हाँ, क्योंकि जितना चीज आपके सिलेबस में दी है, जैसे कि एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या रोल है आपका, तो वो सारी चीजें क्रॉप के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन का आपको दिया, तो जितनी चीजें सिलेबस में दी है एटलीस्ट वो तो अच्छे से होनी चाहिए जनरली हमारी। एंड इसके बाद एक और आता है जनरली हमारा कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। कई बार बहुत से स्टूडेंट तैयारी करते हैं, 1 महीना अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उनको मॉक टेस्ट दिया, नंबर नहीं आए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। एंड वो स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, और उसमें आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका? सबसे पहले तो हमें उनसे वो दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल आपको ऐसा डाल रहे हैं कि आपका हो नहीं पाएगा, वो अभी ऐसा स्कोर कर रहे हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी नहीं जानते हो कि आप टॉप कर जाओगे, आप वो फ्लॉप भी हो जाओगे इतना पढ़ने के बाद भी। होता है सर, ऐसा देखा भी है हमने। तो आपको नहीं पता, आप पढ़ते जाओ, आपको बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड है। आप ऐसा थोड़ी है कि मॉक से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। हाँ आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, सारे नहीं आ सकते। तो आप ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जो ग्रुपिंग में बैठो और डिस्कस करो। अगर आपके जैसे प्लांट साइंसेस से ही है, कोई तैयारी नहीं कर रहा प्लांट साइंस से, मेरे पास कोई नहीं है मेरे कॉलेज में प्लांट साइंस से तैयार करने वाला, तो अब तो ग्रुप्स अवेलेबल हैं कोचिंग्स के, तो आप उसमें ड्रॉप कर दिया करो डाउट अपना। मैक्सिमम बच्चे उस पर शुरू हो जाते हैं अपना वो लेने का। और ये भी दिक्कत है सर, कुछ बच्चे जैसे ग्रुप पे भी मैसेज आया तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन फालतू ही है, क्या पूछा जाएगा ये वो। तो आप हर क्वेश्चन का एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो, आपको क्या पता कुछ भी आ सकता है ऐसा। एक तो ये है सर, बाकी तो
ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनके जितने भी जो सजेशंस थे बेसिकली, क्योंकि इन्होंने जस्ट अभी एग्जाम दिया है, हम लोग बहुत पहले एग्जाम दे रखे हैं, तो इस बार का जो एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर जो इन्होंने तैयारी की है उसके बेसिस पे आपका, तो जितने भी जो JRF स्टूडेंट है अपकमिंग उनके लिए डेफिनेटली ये फायदा करेगा आपका। और इनके हर एक पॉइंट को आपको सुनना है कि कैसे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, जो बुक आपको रिसोर्सेज पढ़ना है वो इन्होंने किस तरीके से अप्रोच किया, और वही जो रिसोर्सेज हैं आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जो सबसे अच्छा आपको सूटेबल रहे उस तरीके से आप कैसे और अच्छे से उसको अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका फाइनल डे होगा वो आपको बैठ के एग्जाम पर्टिकुलरली देना है। तो हमारे लिए सारी चीज़ें जो पॉजिटिव जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक साथ लेके आना है और उसके बेसिस पे अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से लेके जाना है। तो थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू सर। आपका बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच।